नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक रूल है, एक सेट ऑफ रूल है जो कि डिफाइन करता है द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब अकाउंट्स कैसे बनानी चाहिए, उसका एक वे बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है, एक तरीका होता है। उसी तरीके से सब लोग अकाउंट्स बनाएंगे, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो द सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब गाप बोल लो इसको तुम, जो भी GAP है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनको कहा जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। मतलब ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, एकदम सेम है और सबके लिए सेम है, एकदम समान, कोई भेदभाव नहीं है ना, ताकि सब में समानता बनी रहे, है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो वगैरह। दीज आर मैन मेड एंड ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये कोई मतलब वाटर वाला नहीं है, मतलब कि भाई H2+ मतलब कोई तुमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके कोई फॉर्मूले बनाए हैं। ये जो रूल्स है चेंज भी हो सकते हैं। दीज आर नॉट स्टैटिक एंड चेंज विथ पैसेज ऑफ टाइम। चेंज मतलब क्या हुआ? चेंज इन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल गया तो उस हिसाब से, जैसे कि अभी जैसा बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो ये क्या है, अब ये रूल्स भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं बदलेंगे, समय के साथ ये बदल सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं H2 = H2+ O2, ये वो वाला नहीं रहने वाला कि पानी का फॉर्मूला H2+ O2 ही रहेगा, ये नहीं है, ये अलग है। ये चेंज भी हो सकता है समय के साथ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें 2 टाइप की होंगी और वो होंगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये होती हैं अजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं अजम्पशन, और अजम्पशन किस चीज़ की है? वो है कि होगा ही होगा। मतलब ये सब जो है ना, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ये सोच के किए जाते हैं कि ये होने ही वाले हैं, हर जगह होने वाले हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये हर जगह लागू होंगे, ऐसा मतलब मान के चल रहे हैं कि हर कोई इन रूल्स को फॉलो करेगा। और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो है ये हर जगह अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो वाली बात है। इसमें अगला आता है अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 आते हैं। इसमें पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है एक्यूरल और तीसरा है कंसिस्टेंसी। ये तीनों के तीनों अभी हम पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशन, जो भी तुम इनको कहो, वो जो हैं उनमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्या है? ये आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस की फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन बनाते हैं, आपकी एक नींव बनाते हैं, है ना। दूसरा, इट इज़ अज्यूम्ड एवरी एंटरप्राइज इज फॉलोइंग दिस। अभी मैंने बताया ना, अजम्पशन है। इसमें अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन किस चीज़ की है कि भाई ये जो है ये हर कोई फॉलो करने वाला है, इस चीज़ की अजम्पशन है। और इसमें जो तीसरा है ना, कि इसमें अभी 3 पार्ट आ गए ना इसके। देयर आर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। पहला है जो गोइंग कंसर्न है, उसमें बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा समझा जाता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग समय तक ही चलेगा। मतलब जैसे कि तुम देख लो कि जैसे मान लो किसी को लोन दिया, तो लोन ये सोच के नहीं दिया है कि भाई बिजनेस बंद हो जाएगा, ये सोच के दिया है कि ये संस्था जो है, ये बिजनेस जो है ये आगे भी चलता रहेगा, ये संस्था चलती रहेगी और ये जो है ये लोन चुकाने के काबिल है। इस हिसाब से सोच करके जो है गोइंग कंसर्न हो रहता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज विल रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, वो सबकी सब सेम रहनी चाहिए, ये वन ईयर टू अनदर ईयर। अब देखो अकाउंटिंग करने के मैंने पहले ही बताया, ये मतलब आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट माने बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से तुम करो, लेकिन इसमें एक क्या चीज़ है, एक ये चीज़ है
कि तुम उसको मतलब ऐसे नहीं कि तुमने इस साल तो तुमने इस तरीके से अकाउंट्स बनाए, उस साल तुमने उस तरीके से बनाए, नहीं, जो तुमने किया है, जो उस तरीके से तुम बना रहे हो उस तरीके से तुमको सालों तक बनाने पड़ेंगे, वो चीज़ है। तो वो क्या है, वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ना। और इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अकुरल कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने तुमको बताया था। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड, मतलब जैसे ही बिक्री हो उसको लिख लो, मतलब जैसे ही कोई सामान बिका है ना उसको लिख लो, मतलब उसको अपने अकाउंट्स में लिख लो। वो चीज़ क्या कहती, वो है ना, अगर अब तुम नहीं लिखोगे और तुमने मान लो फिर बाद में जब पैसा आया तो फिर तुमने कहीं और टाइम पे लिख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए जब भी तुम्हारे पास कोई भी जो तुम्हारी बिक्री हो तुम उसको लिख लो। सेल्स आर रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। फिर दूसरा एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ईयर विच दे आर्सेस टू अर्न रेवेन्यू, मतलब खर्चा तब लिख लो जब उसने कमाने में मदद की। खर्चा तब लिखना चाहिए जब उसने कमाने में मदद की, या फिर तुम ये भी कह सकते हो जब खर्चा आया तब उस खर्चे को लिख लो। जैसे ही बिजली का बिल आया, बिजली का बिल तुमको भरना है वो लिख लो। समझ रहे हो ना। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ईयर विच दे आर्सेस टू अर्न रेवेन्यू। समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बहुत सारे और प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो कॉन्सेप्ट वगैरह खत्म हो गया, अब प्रिंसिपल की बारी है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस, मतलब ओनर जो है वो बिजनेस से अलग समझा जाता है। ओनर बिजनेस से अलग है। ओनर बिजनेस एक चीज़ नहीं है, बिजनेस का नाम अलग है, तुम्हारा नाम अलग है, बिजनेस के अकाउंट अलग है, तुम्हारा अकाउंट ही अलग है ना। सब समझ रहे हो ना, है ना। तुम्हारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है ना, तो समझ रहे हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सेपरेट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा सेपरेट होती है, ओनर की अलग होगी, बिजनेस की अलग होगी, मतलब दोनों को मिक्स नहीं कर सकते भाई कि भाई तुम लोग एक ही हिसाब से समझ के बैठो कि तुम्हारा अकाउंट उसका अकाउंट है ना, बिजनेस का अकाउंट, तो वो दोनों अलग चीज़ है। प्रोप्राइटर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर टू द फर्म, मतलब प्रोप्राइटर माने बिजनेस का मालिक। अब जैसे कोई दुकान का मालिक है, अब उसने दुकान पे मान लो 2 लाख रुपए लगाए, तो फिर अब बिजनेस उसको क्या समझता है, उसको मान लो उसको कर्जा दिया गया है, बिजनेस को मतलब उसको क्रेडिटर समझता है। उसको जो भी पैसा उसने दिया है ना, जो मान लो रामू श्यामू नाम का कोई आदमी है, उसकी कोई दुकान है ना, उसने मान लो 2 लाख रुपए लगाया है, लेकिन मान लो किसी दिन वो उस दुकान को बेचेगा या जब वो बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेस ये समझ के चलता है कि उसको वो पैसा चुकाना है, तो 2 लाख रुपए उसको वापस मिलेंगे। तो ये चीज़ बिजनेस समझ के चलता है। तो इसलिए बिजनेस क्या समझता है उसको कि भाई उसने क्रेडिट लिया है, वो जो है उसने अपने प्रोपराइटर से कर्जा लिया है। ये बिजनेस समझता है कि बिजनेस अलग है, प्रोपराइटर अलग है। ये पहले बताया ना, बिजनेस अलग, प्रोपराइटर अलग। दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब वही ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, जो नहीं की जा सकती है वो नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। ये है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है कि भाई इसमें एंटायर लाइफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब भाई अब वो बिजनेस तो कब जाकर बंद होगा पता नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। तो अब कैसे पता लगाए कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड बनाया गया जो कि यूजुअली 1 साल का होता है। 12 मंथ्स आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, मतलब 12 महीने में का जो पीरियड होता है उसमें ये पता लगाया जाता है कि तुम बिजनेस जो है वो सही ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फायदे में चल रहे हो घाटे में चल रहे हो, तो वो चीज़ तुम एक बार देखोगे, है ना। और टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। बिजनेस में जो साल होता है ना वो अलग होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। 1 अप्रैल से साल शुरू, 31 मार्च को ख़त्म। ये तुमने टर्म देखा भी होगा, बजट के सेशन भी इसी टाइम पे होते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अगला सेशन जो भी तुमने देखा होगा बिजनेस में अप्रैल से ही शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है उसमें मार्च में ख़त्म होता है, अप्रैल से शुरू मार्च में ख़त्म, समझ गया है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। फुल डिस्क्लोजर जो है
प्रिंसिपल जो है उसका मतलब है ऑल इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। अब इसमें कंपनीज एक्ट वगैरह भी आ जाते हैं, वो शायद तुम्हारी बुक में तो लिखा नहीं होगा, है ना। कंपनीज एक्ट, बैलेंस शीट, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ये सब क्या लिखा है कि भाई ये देखो बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट होती है कि भाई कंपनीज एक्ट है हमारे देश में कंपनीज एक्ट है, उसमें लिखा है कि हर कंपनी के पास अपनी एक बैलेंस शीट होनी चाहिए जिसमें उसको एसेट और लाइबिलिटी को जो है रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। और अगर मान लो कुछ रह भी गई तो वो भी नोट्स में लिख देते हैं, वो भी उनका अपना तरीका होता है, उससे वो लिख लेते हैं, है ना। इसमें अगला आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब फुल डिस्क्लोजर में तुमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर में पढ़ा था ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू शुड बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। हर एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आइटम्स बिंग इररिलेवेंट ऑफ थिंग्स टू बी नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब आइटम्स जो हैं जो कि इररिलेवेंट है उनको जो है नीड्स नॉट टू बी डिस्क्लोज, उनको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि मान लो किसी कोई इन्फॉर्मेशन देने की, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। फालतू में अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बाकियों को क्यों दिखाते हो? अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, इररिलेवेंट है, तो तुम जो है उसको रिकॉर्ड मत करो, डिस्क्लोज मत करो। जबकि वो कहता है, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करो। तो दोनों एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है। अब प्रीडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रीडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या हुआ? इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रीडेंस जो है वो एक पॉलिसी है ऑफ प्लेइंग सेफ, है ना। इसमें क्या है कि भाई जो भी तुम्हारे जो घाटे हैं, अगर तुम्हें कोई घाटा होने वाला है तो तुम उसको पहले ही पता कर लो, उसके पहले ही तैयारी कर लो, उसके लिए पहले से पैसा इकट्ठा कर लो। अगर तुमको कोई घाटा होने वाला है, हो सकता है तुमको कोई घाटा, तो उसके लिए तुम पहले से ही पैसा इकट्ठा कर लो। और अगर तुमको मान लो कोई फ़ायदा होने वाला है ऐसा तुमको लगता है, तो फिर तुम क्या करो? तो फिर उसको इग्नोर करो। मतलब ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी रिकॉर्ड, लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब लॉस जो है उसको तो रिकॉर्ड कर लो और गेन जो है उसको इग्नोर कर दो, सीधी सी बात है। एंड ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर। मतलब अचानक तुमको कोई घाटा होने वाला है, ऐसा तुमको लगता है कि मान लो कोई तबाही आने वाली है, उसकी तैयारी पहले से कर लो। और अगर मान लो अगर तुमको लगता है कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो अभी तो हुआ नहीं है ना, तो तुम उसको रहने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। ये क्या एक पॉलिसी है ऑफ प्लेइंग सेफ, कंजर्वेटिज्म, तो समझ लो। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। मतलब एसेट जो है उस प्राइस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जानी चाहिए जिस पे उसे एक्वायर किया गया, उसे खरीदा गया है। अगर मान लो जैसे कि कोई बहुत बड़ा महल है, उसे एक ज़माने में 1,00,000 रुपए में ख़रीदा गया था, तो वो आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,00,000 रुपए में ही लिखा जाएगा, है ना। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटली। अब तुम बता सकते हो उसमें कि भाई ये जो चीज़ थी, ये बहुत बड़ा महल था, अभी 1,00,000 का था लेकिन अभी इतने का है, तो तुम वो चीज़ दिखा सकते हो। लेकिन जो बेस जो होगा ना वो सेम ही रहेगा। वो चीज़ 1,00,000 की थी पहले के टाइम पे, वो 1,00,000 की रहेगी। 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये, बस, वो बदल नहीं जाएगी, वो 1,00,000 की रहेगी, है ना। अब इसमें मैचिंग प्रिंसिपल है अगला। मैचिंग माने मैच करना, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। मतलब इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। अभी देखो इसका ये मतलब है कि मान लो तुमने कोई चीज़ खरीदी है ना, और उसको तुम, है ना, मान लो तुमने कोई साबुन ख़रीदा है 8 रुपये में, है ना, और तुमने उसको बेचा है 10 रुपये में। और मान लो तुमने कोई बाल्टी भी ख़रीदी है, कितने में? 18 रुपये में, उसको बेचा है 20 रुपये में। अब तुमने जो उसमें खर्चा किया था, साबुन का खर्चा, तुम साबुन वाले के साथ ही लिखो।
साबुन में तुमने 8 रुपये खर्चा किया था, उसको रेवेन्यू के साथ ही उसको एडजस्ट करो, मतलब 2 रुपये बचा, है ना, समझ रहे हो ना। और उसके बाद जो बकेट है उसमें 18 रुपये में तुमने खरीदा, 20 में बेचा, उसमें भी 2 ही रुपये बचा। तो तुम दोनों को जो कॉस्ट आई है तुम उसको अलग अलग ही एप्लीकेबल करोगे, जहाँ पे उसको एप्लीकेबल होना चाहिए उधर ही एप्लीकेबल करोगे। ऐसा नहीं कि भाई तुमने 8 रुपये और 18 रुपये तो कितने हुए 26। अगर तुमने 26 रुपये उस बकेट पे लगा दिए कि मान लो कि मैंने 26 रुपये की कॉस्ट आई थी, मैंने तो उसमें बकेट के जगह ही रख दी, मैंने उसको गलत कर दिया तुमने। तो उस हिसाब से तो तुम्हारे अकाउंट्स में जो आएगा वो तो कितना आएगा भाई, 6 रुपये का घाटा आएगा क्या? तो 6 रुपये का घाटा आएगा, हाँ 6 रुपये का घाटा आ जाएगा उस हिसाब से। तो माइनस में चल रहे हो तुम उस हिसाब से, तो वो गलत हो जाएगा ना। तुम्हारे मतलब साबुन की कॉस्ट अगर 8 रुपये आई तो तुम उसके जो साबुन की सेल्स हुई है 10 रुपये, तुम उस 10 रुपये पर ही उस 8 रुपये को लिखोगे। ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल all cost which are applicable to the revenue of the period should be changed against that revenue। इसमें अगला आता है डुअल एस्पेक्ट रेवेन्यू। डुअल एस्पेक्ट रेवेन्यू माने एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, माने अगर मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट कर ही रही है। मान लो अगर तुमने किसी बैंक से लोन लिया 1 लाख का, तो बैंक के लिए वो 1 लाख का मतलब वो लॉस बोल लो, इन्वेस्टमेंट भी बोल लो, लेकिन उसका 2 अकाउंट से लेना देना तो है ना, उसका बैंक से लेना देना है। तुम्हारे अकाउंट्स भी बदलेंगे, बैंक के ही बदलेंगे। तुम 1 लाख रुपए घाटे में जाओगे, वो शायद 1 लाख रुपए फ़ायदे में जा रहा है, या फिर ब्याज के हिसाब से, या फिर वो मैंने इसमें भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पॉकेट मनी दी, है ना, तो फिर वो तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे लिए तो अच्छी है, तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव आ गई। तुम्हारे लिए तो मान ले तुम 200 रुपये प्लस में चल रहे हो अगर तुम्हें 200 रुपये की पॉकेट मनी मिली है तो। लेकिन तुम्हारे माँ बाप के लिए तो माइनस 200 रुपये हैं, उनके लिए तो खर्चा है, उनके लिए नुकसान भी हो सकता है, मतलब तो वो चीज़ है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।